भाग 7। नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। विनोदिनी ने तेजी से अपनी कलाई छुड़ा ली और कहा, मजाक आखिर किसका? उनसे मैत्री के योग्य होते तो मैं मजाक सह लेती। तुम्हारा दिल बड़ा छोटा है, मैत्री करने की जरूरत नहीं, फिर मजाक। विनोदिनी चलने लगी। महेंद्र ने दोनों हाथों से उसके पैर थाम लिए। ठीक इसी समय सामने एक छाया दिखी। महेंद्र ने चौंक कर उसके पैर छोड़ दिए। देखा, बिहारी खड़ा था। बिहारी ने अपनी स्थिर दृष्टि से दोनों को जलाते हुए शांत और धीर स्वर से कहा, बड़े बेमौके आ पहुंचा मैं। खैर, ज्यादा देर ठहरना नहीं है। एक बात कहनी थी। मैं काशी गया था, पता नहीं था कि भाभी वहां है। अनजाने उनके प्रति यह कसूर हो गया। उनसे मामे आया हूं, सो तुमसे मानने आया हूं। जाने अनजाने अगर कभी मेरे मन को कोई पाप छू गया हो तो उसके लिए उन्हें भी कोई दुख न सहना पड़े। तुमसे यही मेरी विनती है। अचानक बिहारी के सामने उसकी कमजोरी जाहिर हो गई। इससे महेंद्र का मन दहक उठा। अभी उदार बनने का मौका न था। वह जरा हंसकर बोला, एक कहावत है, ठाकुर घर में कौन। मैंने तो केला नहीं खाया। तुम्हारा ठीक वही हाल है। मैंने न तो तुम्हें दोष मानने को कहा, न इनकार करने को ही। फिर माफी मांगकर साधु बनने क्यों आए? बिहारी कुछ देर खड़ा रहा। फिर जवाब देने की जोरदार कोशिश से उसके होंठ कांप उठे तो विनोदिनी बोल पड़ी, बिहारी बाबू, तुम कोई जवाब मत दो, कुछ मत कहो। यह आदमी जो कुछ भी जबान पर लाया वह उसी के मुंह का कलंक हो रहा है। वह कलंक तुम्हें नहीं छू पाया है। जाने विनोदिनी का कहा बिहारी के कानों तक पहुंचा या नहीं। जैसे स्वप्न में चलता हो वह वहां से सीढ़ियों पर होकर नीचे उतरने लगा। विनोदिनी पीछे लगी हुई गई। कहा, भाई साहब, मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। झिड़कना हो तो झिड़को। बिहारी फिर भी जब कुछ न बोला और आगे ही बढ़ने लगा तो विनोदिनी ने आगे आकर दोनों हाथों से उसके दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। बेहद नफरत से उसे झटक कर बिहारी चला गया। उसे यह भी न मालूम हुआ कि उस झटके से विनोदिनी गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर महेंद्र दौड़ा आया। विनोदिनी के बाएं हाथ की कोहनी फूट गई थी, लहू बह रहा था। महेंद्र बोला, उफ, काफी कट गया है। और अपने महीन कुर्ते से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर महेंद्र ने वहां पट्टी बांध देनी चाहिए। विनोदिनी ने झट अपना हाथ हटा लिया। कहा, ऊहूं छोड़ दो, लहू बहने दो। महेंद्र ने कहा, पट्टी बांधकर एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। विनोदिनी खिसक गई, बोली, मैं दर्द मिटाना नहीं चाहती, यह जख्म रहे। महेंद्र ने कहा, आज बेताब होकर दूसरे के सामने मैंने तुम्हारी हेठी की है, माफ कर सकोगी मुझे? विनोदिनी बोली, माफी किस बात की? ठीक किया है। मैं क्या किसी से डरती हूँ? मैं किसी को नहीं मानती। जो मुझे धक्का देकर गिरा जाते हैं वही क्या अपने सब हैं, और जो पैर पकड़कर खींचते हुए रोक रखना चाहते हैं वे कोई नहीं। महेंद्र उन्मत्त सा गदगद स्वर में बोला, विनोदिनी, तो मेरे प्रेम को तुम पैरों से ठुकराओगी नहीं? विनोदिनी ने कहा, सिर आंखों रखूंगी। जिंदगी में मुझे इतना ज्यादा तो नहीं मिला कि मैं नहीं चाहिए कहकर लौटा दूं। महेंद्र ने फिर तो दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, तो फिर मेरे कमरे में चलो। आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम भी मुझे चोट पहुंचाकर चली आई हो। यह मलाल जब तक मिट नहीं जाता मुझे न खाने में चैन है न सोने में। विनोदिनी बोली, आज नहीं, आज छोड़ दो मुझे। अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई हो तो माफ करना। महेंद्र बोला, तुम भी माफ कर दो मुझे, वरना रात में सो नहीं सकूंगा। विनोदिनी बोली, मैंने माफ कर दिया। उसी दम विनोदिनी से प्यार और क्षमा का निदर्शन पाने के लिए महेंद्र व्यग्र हो उठा, लेकिन उसके मुंह की ओर नजर पड़ते ही वह ठिठक गया। विनोदिनी नीचे उतर गई और वह भी छत पर जाकर टहलने लगा। आज अचानक बिहारी के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। इससे उसके मन में मुक्ति की एक खुशी आई। चोरी चुपके में एक घिनौनापन है। वह घिनौनापन मानो एक आदमी के पास प्रकट होने से बहुत हद तक जाता रहा। मन ही मन वह बोला, खुद को भला बताकर मैं अब यह झूठ नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। यह बात झूठी नहीं है। अपने प्रेम के गर्व से उसकी अकड़ इतनी बढ़ गई कि खुद को मानकर वह अकड़ में गर्व का अनुभव करने लगा। दूसरे दिन सोकर उठते ही एक मीठे आवेग से महेंद्र का हृदय परिपूर्ण हो गया। प्रभात की सुनहली किरणों ने मानो उसकी सभी चिंता वासना पर सोना फेर दिया। कितनी प्यारी है पृथ्वी, कितना अच्छा आकाश। फूल के पराग जैसी हवा मानो उसके मन को उड़ा ले जाने लगी। सवेरे सवेरे मृदंग मजीरे लिए वैष्णव भिखारी ने गाना शुरू कर दिया था। दरबान उन्हें खदेड़ने लगा। महेंद्र ने दरबान को झिड़का और भिखारी को 1 रुपया दे दिया। बैरा बत्ती लेकर लौट रहा था। लापरवाही से उसने बत्ती गिरा दी, चूर चूर हो गई। महेंद्र को देखकर तो उसके प्राण कूच करने लगे।
महेंद्र ने लेकिन डांट नहीं लगाई, कहा, वहां अच्छी तरह से झाड़ू लगा दे, किसी को कांच न छुप जाए। आज कोई नुकसान उसे नुकसान जैसा न लगा। अब तक प्रेम पर्दे के पीछे नेपथ्य में छिपा बैठा था, अब सामने आकर उसने पर्दा उठा दिया है। मानो सारे संसार पर से पर्दा उठ गया। रोज रोज की देखी सुनी दुनिया की सारी तुच्छता गायब हो गई। पेड़ पौधे, राह चलते लोग, शहर की चहल पहल, आज सब कुछ जैसे अनोखा हो। संसार व्यापी यह नवीनता अब तक आखिर थी कहाँ, उसे लगने लगा। दिनों दिनी से और दिनों जैसा साधारण मिलन न होगा। आज सुबह से वह बेताब घूमता रहा, कॉलेज न जा सका। जाने मिलन की घड़ी अचानक कब आ जाए, यह तो किसी पत्र में लिखा नहीं। घर के धंधों में जुटी बिनोदिनी की आवाज कभी भंडार से, कभी रसोई से महेंद्र के कानों में पहुंचने लगी। आज यह उसे अच्छा न लगा। आज मन ही मन बिनोदिनी को उसने संसार से बहुत दूर ले जाकर स्थापित किया था। समय काटे नहीं कट रहा था। महेंद्र का खाना पीना चुप गया। घर के काम धंधों से छुट्टी हुई। दोपहरी सुनसान हो गई, मगर बिनोदिनी का पता नहीं। दुख और सुख, बेताबी और उम्मीद में महेंद्र के मन के सितार के सारे तार झंझनाने लगे। कल जिसके लिए छीना झपटी हुई थी, वह विश्व वृक्ष किताब फर्श पर पड़ी थी। उसे देखते ही छीना झपटी की याद हो आई और महेंद्र के मन में पुलकन भरा आवेश जग गया। कल बिनोदिनी ने जिस तकिए पर अपना सिर रखा था, उसे करीब खींचकर महेंद्र ने उस पर अपना माथा रखा। पड़ा पड़ा विश्व वृक्ष के पन्ने पलटने लगा। जाने कब किताब में जी लग गया और कब 5 बज गए, पता नहीं। इतने में एक मुरादाबादी थाली में फल, मिठाई और एक तश्तरी में बर्फ, चीनी डाल खुशबू बसा खरबूजा लिए बिनोदिनी आई। महेंद्र से बोली, क्या कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? 5 बज गए और न तुमने मुंह हाथ धोया, न कपड़े बदले। महेंद्र के मन में एक धक्का सा लगा। उसे क्या हुआ है, यह भी पूछने की बात है। महेंद्र खाने लगा। बिनोदिनी जल्दी से महेंद्र के छत पर सूखते कपड़े लाकर तह करने और अपने कुशल हाथों से उन्हें अलमारी में करीने से रखने लगी। महेंद्र ने कहा, जरा रुको तो सही, खा लूं फिर मैं भी तुम्हारा हाथ बंटाता हूँ। बिनोदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, दुहाई है और चाहे जो करो, हाथ मत बंटाना। महेंद्र खा चुका तो उठकर बोला, अच्छा मुझे निकम्मा समझती हो, खैर हो जाए आज इम्तिहान। और महेंद्र ने नाहक ही कपड़े तह करने की कोशिश की। बिनोदिनी बोली, जनाब एमन आप रख दीजिए, मेरा काम मत बढ़ाइए। महेंद्र बोला, तो तुम काम किए जाओ, मैं देखकर सीखूं। वह अलमारी के सामने बिनोदिनी के पास जाकर बैठ गया। बिनोदिनी कपड़े झाड़ने के बहाने कभी महेंद्र की पीठ पर उन्हें पटककर ढंग से तह लगाने और सहेजने लगी, और इस तरह आज का मिलन शुरू हुआ। तड़के से उठकर महेंद्र ने जैसी कल्पना कर रखी थी, उस अनोखेपन का कोई आभास ही नहीं। महेंद्र फिर भी दुखी न हुआ, बल्कि उसे थोड़ा आराम मिला। अपने काल्पनिक आदर्श को किस तरह वह रूप देता, उसका ढंग क्या होता, क्या कहता, क्या जताता, तय नहीं कर पा रहा था। कपड़े सहेजने के इस हंसी मजाक में मानो अपने गढ़े एक असंभव और कठिन आदर्श से उसे मुक्ति मिली। इतने में राजलक्ष्मी आई। कहा, महेंद्र बहू कपड़े सहेज रही है, तू वहां बैठा क्या कर रहा है? बिनोदिनी बोली, जरा देखो तो सही बुआ, नाहक ही मेरे काम में देर कर रहे हैं। महेंद्र बोला, अरे रे, मैं तो मदद कर रहा था। राजलक्ष्मी बोली, हाय मेरी तकदीर, तू और मदद सुनती है बहू, इसकी सदा की यही आदत है। माँ चाची के लाड़ में पला, कभी जो अपने हाथ से तिनका भी हिलाए। बिनोदिनी से जब भी बातचीत होती सिर्फ यही कि इसका क्या किया जाए। यह तो हर बात में अपनी माँ का मुंह देखता रहता है। वह उसकी सेवा का भार बिनोदिनी पर डालकर निश्चित थी। वह इससे भी खुश थी कि महेंद्र ने बिनोदिनी की मर्यादा समझी है। महेंद्र को सुनाकर वह बोली, बहू आज तुमने महेंद्र के गरम कपड़े धूप में सुखा लिए, कल उसके नए रुमालों में उसके नाम का हरूफ तुम्हें काट देना पड़ेगा। जब से तुम्हें साथ ले आई हूँ, आदर जतन तो कुछ किया नहीं, बस काम से ही परेशान करती रही। बिनोदिनी ने कहा, ऐसा कहोगी बुआ तो मैं समझूंगी, तुम मुझे पराई समझती हो। दुलार से राजलक्ष्मी ने कहा, आहा बिटिया, तुम्हारी जैसी अपनी और है कौन मेरी। बिनोदिनी कपड़े सहेज चुकी। राजलक्ष्मी ने पूछा, तो अब चीनी का सिरका चढ़ा दूं कि और कोई काम है तुम्हें? बिनोदिनी बोली, नहीं बुआ, और कोई काम नहीं है, चलो मिठाइयां बना लूं चलकर। महेंद्र बोला, अभी अभी तो तुम रोना रो गई कि इसे काम से ही परेशान करती रही और फिर तुरंत काम के लिए खींचे लिए जा रही हो। बिनोदिनी की ठोड़ी पकड़ राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी रानी बिटिया को तो काम करना ही पसंद नहीं है। महेंद्र बोला, आज मैंने सोच रखा था इसके साथ कोई किताब पढ़ूंगा बैठकर, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। बिनोदिनी ने कहा, ठीक है बुआ, शाम को हम दोनों भाई साहब का पढ़ना सुनेंगे। क्यों?
राजलक्ष्मी ने सोचा, महेंद्र बड़ा अकेला पड़ गया है, उसे बहलाए रखना जरूरी है। बोली, हाँ ठीक तो है, खाना बनाकर शाम हम लोग पढ़ना सुनने आए। कनखियों से बिनोदिनी ने एक बार महेंद्र को देख लिया। वह बोला, अच्छा, लेकिन उसे कोई उत्साह नहीं रह गया। बिनोदिनी राजलक्ष्मी के साथ साथ चली गई। नाराज होकर महेंद्र ने सोचा, ठीक है, मैं भी कहीं चला जाऊंगा और देर से लौटूंगा। और उसी समय उसने बाहर जाने के लिए कपड़े बदले। बड़ी देर तक वह छत पर टहलता रहा, बार बार जीने की तरफ ताकता रहा और अंत में कमरे में जाकर बैठ गया। खींचकर मन ही मन बोला, आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। माँ को यह बता दूंगा कि देर तक चीनी के रस को उबालते रहने से उसमें मिठास नहीं रहती। महेंद्र को भोजन कराने के समय आज बिनोदिनी राजलक्ष्मी को साथ ले आई। दम फूलने के डर से वे ऊपर नहीं आना चाहती थी। महेंद्र बहुत गंभीर होकर खाने बैठा। बिनोदिनी बोली, अरे ये क्या भाई साहब, तुम तो आज कुछ खा ही नहीं रहे हो। परेशान होकर राजलक्ष्मी ने पूछा, तबीयत तो खराब नहीं? बिनोदिनी बोली, इतने जतन से मिठाइयां बनाई, कुछ तो खानी ही पड़ेंगी। ठीक नहीं बनी शायद, तो फिर रहने दो, जिद पर खाना भी क्या, रहने दो। महेंद्र बोला, अच्छी मुसीबत में डाल दिया है। मिठाई ही खाने की इच्छा ज्यादा है और अच्छी भी लग रही है। तुम रोको भी तो सुने, क्यों लगा भला। दोनों ही मिठाइयां महेंद्र रस लेकर खा गया। खाना हो गया तो तीनों महेंद्र के कमरे में आ बैठे। राजलक्ष्मी ने कहा, तूने कहा था ना कोई किताब पढ़ेगा, शुरू करना। महेंद्र बोला, मगर उसमें धर्म और देवताओं की कोई बात नहीं है, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी, जैसे भी हो अच्छी तो राजलक्ष्मी को लगनी ही थी। महेंद्र चाहे किसी भाषा में पढ़े, उसे अच्छी लगनी ही थी। आह बेचारा महेंद्र, बहू काशी चली गई है, अकेला पड़ गया है, उसे जो अच्छा लगेगा वह माँ को अच्छा क्यों नहीं लगेगा। बिनोदिनी बोली, एक काम क्यों नहीं करते भाई साहब, बुआ के कमरे में शांति शतक पड़ा है, आज वही पढ़कर सुनाओ। बुआ को भी अच्छा लगेगा और शाम भी मजे में कटेगी। महेंद्र ने बड़े ही करुण भाव से एक बार बिनोदिनी की तरफ देखा। इतने में किसी ने आकर खबर दिखा, मां जी, ललाइन आकर आपका इंतजार कर रही हैं। ललाइन राजलक्ष्मी की जिगरी दोस्त है। शाम को उनसे गप शप करने का लोभ छोड़ सकना उनके लिए असंभव है। फिर भी वह नौकरानी से बोली, उनसे जाकर कह, आज मुझे महेंद्र से कुछ काम है, कल मगर जरूर आए, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। महेंद्र झटपट बोल उठा, तुम उनसे मिल क्यों नहीं आती हो माँ? बिनोदिनी बोली, ना हो तो तुम रुको बुआ, मैं ही बल्कि उनके पास जाती हूँ। राजलक्ष्मी प्रलोभन न छोड़ सकी, बोली, बहू तब तक तुम यहाँ बैठो, देखूं मैं अगर उन्हें रुखसत करके आ पाऊं। पढ़ना शुरू करो तुम लोग, मेरी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। राजलक्ष्मी का कमरे से बाहर जाना था कि महेंद्र से और न रहा गया। कह उठा, जान बूझकर क्यों तुम मुझे इस तरह परेशान करती हो? बिनोदिनी ने अचरज से कहा, मैंने क्या सताया तुम्हें? मेरा आना गुनाह है क्या? तो फिर क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ। और वह नाराज सी होकर उठने लगी। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, इसी तरह से तो तुम मुझे जलाया करती हो। बिनोदिनी ने कहा, अच्छा, मुझे किसी बात की खबर न थी कि मुझ में इतना तेज है, और तुम्हारी जान तो कम कठिन नहीं है, बेहद झेल सकते हो। शक्ल से तो समझना मुश्किल है कि काफी जले झुलसे हो। महेंद्र ने कहा, शक्ल से क्या समझोगी? और उसने जबरदस्ती बिनोदिनी का हाथ खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। बिनोदिनी उफ कर उठी जोर से। महेंद्र ने झट उसका हाथ छोड़ दिया। पूछा, दर्द हो गया क्या? कल उसका हाथ जहां से कट गया था वहां से फिर रक्त बहने लगा। अफसोस से महेंद्र ने कहा, गलती हो गई, मैं भूल गया था, लेकिन मैं आज वहां पर पट्टी बांध कर ही रहूंगा। बिनोदिनी बोली, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, दवा मैं नहीं लगाती। महेंद्र बोली, क्यों? बिनोदिनी ने कहा, तुम्हारी डॉक्टरी की मुझे जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही रहे। महेंद्र तुरंत गंभीर हो गया। मन ही मन बोला, औरत का मन समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बिनोदिनी उठ खड़ी हुई। रूठे महेंद्र ने रोकने की कोशिश न की, केवल पूछा, जा कहाँ रही हो? बिनोदिनी बोली, काम है, कहकर वह धीरे से चली गई। महेंद्र एक मिनट तो बैठा रहा, फिर उसे लौटाने के लिए तेजी से लपका, लेकिन सीढ़ी तक ही बढ़कर लौट आया और छत पर जाकर टहलने लगा। बिनोदिनी प्रतिपल उसे खींचा भी करती, मगर पास नहीं फटकने देती। कोई उसे जीत नहीं सकता। महेंद्र को इस बात का नाज था। इस नाज को आज उसने तिलांजलि दे दी, लेकिन औरों को वह जीत सकता है क्या? उसका यह गर्व भी अब नहीं रहने का। आज उसने हार मान ली, पर हरा न सका। दिल की बाबत महेंद्र का सिर सदा ऊंचा रहा था। वह अपना सानी नहीं समझता था, लेकिन उसी बात में उसे अपना सिर मिट्टी में गाड़ना पड़ा। अपनी जो ऊंचाई उसने खो दी, उसके बदले कुछ पाया भी नहीं। फागुन चैत में बिहारी की जमींदारी से सरसों के फल का शहद आता है, और हर साल वह राजलक्ष्मी के लिए शहद भेजा करता था।
इस बार भी भेज दिया। शहद का मटका बिनोदिनी खुद राजलक्ष्मी के पास ले गई। कहा, बुआ बिहारी भाई साहब ने भिजवाया है। राजलक्ष्मी ने उसे भंडार में रख देने को कहा। बोली, बिहारी बाबू तुम लोगों की खोज खबर में कभी नहीं चूकते। बेचारे की मां नहीं तुम्हें ही मां मानते हैं। राजलक्ष्मी बिहारी को महेंद्र की ऐसी एक छाया समझा करती थी कि उसके बारे में विशेष कुछ जानती न थी। वह उसका बिना दाम का, बिना जतन का और बिना चिंता का फरमाबरदार था। बिनोदिनी ने उन्हें उसकी मां के बारे में जो बताया वह बात उनके मर्म को छू गई। सहसा उन्हें लगा, सच ही बिहारी की मां नहीं, वह मुझे ही मां मानता आया है। याद आया, दुख परेशानी में, रोग शोक में बिना बुलाए बिहारी सदा चुपचाप निष्ठा के साथ उनकी सेवा करता आया है। उन सेवाओं को राजलक्ष्मी निश्वास प्रश्वास की तरह ग्रहण करती रही हैं और उनके लिए किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की बात उनके मन में भी न आई। लेकिन बिहारी की खोज खबर किसी ने न रखी। अन्नपूर्णा जब तक थी खोज खबर रखती थी। राजलक्ष्मी सोचा करती थीं कि बिहारी को वश में रखने के लिए अन्नपूर्णा आडंबर फैलाती है। उसास लेकर राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी कोख के लड़के जैसा ही है। कहते ही उनके जी में आया कि बिहारी अपने लड़के से भी ज्यादा करता है और उसने अपनी भक्ति सदा एक सी रखी। ख्याल आते ही एक लंबा निश्वास बरबस उनके अंतर से निकल पड़ा। बिनोदिनी बोली, उन्हें तुम्हारे हाथ की रसोई बड़ी प्रिय है। स्नेह भरे गर्व से राजलक्ष्मी बोली, मछली का शोरबा तो उसे और किसी के हाथ का रुचता ही नहीं। कहते कहते उसे याद आया, उधर बहुत दिनों से बिहारी नहीं आया। बिनोदिनी ने कहा, यही तो मैं सोच रही थी बुआ, मगर विवाह के बाद आपके बेटे बहू को लेकर इस कदर डूब गए हैं कि हित मित्र कोई आकर भी क्या करे। बात राजलक्ष्मी को ठीक लगी। बीवी को पाकर महेंद्र ने अपने सारे हितैषियों को दूर हटा दिया। बिहारी का रूठना तो ठीक ही है, आए भी क्यों वह। बिहारी को अपनी ही जमात का आदमी समझकर उसके प्रति उनकी संवेदना बढ़ गई। वह विस्तार से बिनोदिनी को बताने लगी कि छुटपन से बिहारी ने बिना किसी स्वार्थ के महेंद्र का कितना उपकार किया है, उसके लिए कितनी बार कितनी तकलीफें झेली हैं उसने, और बेटे के लिए उन्हें अपनी जो शिकायत थी, बिहारी के विवरण से वह उसका समर्थन करने लगी। कुछ दिनों में अपनी बहू को पाकर महेंद्र अगर अपने सदा के साथी की ऐसी उपेक्षा करे तो दुनिया में न्याय धर्म फिर कहाँ रहा। बिनोदिनी बोली, कल रविवार है, तुम बिहारी बाबू को भोजन पर आमंत्रित करो, वह खुश हो जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, ठीक कहा तुमने, महेंद्र के हाथ से कहकर किसी से न्योता भिजवा देते हैं। बिनोदिनी, नहीं नहीं नहीं, न्योता तुम खुद भेजो बुआ। राजलक्ष्मी, तुम्हारी तरह मैं क्या लिखना पढ़ना जानती हूँ। बिनोदिनी, न सही, तुम्हारी तरफ से मैं ही लिखे देती हूँ। राजलक्ष्मी के नाम से बिनोदिनी ने खुद लिखकर न्योता भेजा। रविवार महेंद्र के बड़े आग्रह का दिन होता। पिछली रात से ही उसकी कल्पना उद्दाम हो उठती, जो कि आज तक उसकी उम्मीद के अनुरूप हुआ कुछ भी न था। तो भी इतवार के सवेरे की आभा उसकी आंखों में अमृत बरसाने लगी। जागे हुए शहर की सारी हलचल अनोखे संगीत की तरह उसके कानों में प्रवेश करने लगी। मगर माजरा क्या है, आज कोई व्रत है माँ का, और दिन जैसा करती रही हैं। आज तो वह घर के काम काज का खास भार बिनोदिनी पर सौंपकर निश्चित नहीं है। आज खुद भी बहुत व्यस्त हैं। वे इसी हंगामे में 10 बज गए। इस बीच किसी भी बहाने महेंद्र एक पल के लिए भी बिनोदिनी से न मिल सका। किताब में मन लगाना चाहा, बिल्कुल न लगा। अखबार के एक विज्ञापन पर नाहक ही 15 मिनट तक नजर गड़ाए रहा। आखिर न रहा गया। नीचे गया, देखा माँ खुद रसोई कर रही हैं और कमरे में आंचल बांधे बिनोदिनी उनकी मदद कर रही है। महेंद्र ने पूछा, बात क्या है, आज बड़ी धूम धाम है। राजलक्ष्मी बोली, बहू ने बताया नहीं तुम्हें, आज बिहारी को खाने के लिए बुलाया है। बिहारी को निमंत्रण। महेंद्र को यह सुनकर बहुत खराब लगा। उसने तुरंत कहा, मैं घर पर नहीं रहूंगा माँ। राजलक्ष्मी, क्यों? महेंद्र, मुझे बाहर जाना है। राजलक्ष्मी, खा पी कर जाना, ज्यादा देर न होगी। महेंद्र, मुझे भोजन के लिए निमंत्रण है। कनखियों से उसे देखकर बिनोदिनी बोली, दावत है तो जाने दो बुआ, न हो बिहारी बाबू अकेले ही खा लेंगे, लेकिन अपने हाथ से जतन से पकाएं और महेंद्र न खाए, ये उन्हें कैसे बर्दाश्त हो। वह जितना भी आग्रह करने लगी, महेंद्र उतना ही टालने लगा। इस तरह नाराज महेंद्र ने मां को सजा देने की ठानी। राजलक्ष्मी की इच्छा हुई रसोई छोड़कर चल दें। बिनोदिनी बोली, तुम फिक्र न करो बुआ, भाई साहब ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, आज वह दावत पर हरगिज नहीं जाएंगे। राजलक्ष्मी गर्दन हिलाकर बोली, नहीं नहीं बिटिया, तुम महेंद्र को नहीं जानती, वह एक बार जो तय कर लेता है उससे नहीं दिखता।
लेकिन साबित यही हुआ कि विनोदिनी महेंद्र को राजलक्ष्मी से कम नहीं जानती। महेंद्र ने समझा था कि बिहारी को विनोदिनी ने ही न्योता भिजवाया है। इससे उसका जी डाह से जितना जलने लगा, उतना ही उसके लिए बाहर जाना कठिन हो गया। बिहारी क्या करता है, विनोदिनी क्या करती है, यह देखे बिना वह भला जिए कैसे? देखकर जलना ही पड़ेगा, फिर भी देखना जरूरी था। आज बहुत दिनों के बाद एक निमंत्रित आत्मीय की तरह बिहारी महेंद्र के अंतःपुर में आया। छुटपन से ही जो घर उसका जाना पहचाना रहा है, घर के लड़के की तरह जहां उसने बचपन की शरारतें की हैं, उसी द्वार पर आकर आज वह ठिठक गया। उसके अंतर के दरवाजे पर आंसू की एक लहर उमड़ उठने के लिए आघात करने लगी। उस चोट को पीकर होठों में हंसी लिए वह अंदर गया और तुरंत नहाकर आई। राजलक्ष्मी को प्रणाम करके उसके चरणों की धूल ली। जिन दिनों बिहारी हरदम वहां आया जाया करता था, ऐसे प्रणाम की प्रथा न थी। आज मानो वह सुदूर प्रवास से घर लौटा हो। प्रणाम करके उठते ही स्नेह से राजलक्ष्मी ने उसके सिर का स्पर्श किया। आज गहरी संवेदनाओं के साथ राजलक्ष्मी ने बिहारी के प्रति पहले से ज्यादा स्नेह जताया। कहा, बिहारी, तू इतने दिनों से यहाँ क्यों नहीं आया? मैं रोज ही सोचती थी आज जरूर आएगा, मगर तेरा पता नहीं। बिहारी ने हंसकर कहा, रोज आता होता तो माँ रोज तुम अपने बिहारी को याद नहीं करती। कहाँ है महेंद्र भैया? राजलक्ष्मी उदास होकर बोली। जाने कहाँ, आज दावत है उसकी, रोक न सका। सुनकर बिहारी का मन परेशान हो गया। छुटपन की मैत्री का आखिर यह अंजाम। एक लंबा निश्वास छोड़कर मन से सारे विषाद को हटा देने की कोशिश करता हुआ बोला, अच्छा क्या क्या है बना है? और वह अपने प्रिय व्यंजनों की बात पूछने लगा। इतने में महेंद्र ने आकर सूखे स्वर में पूछा, बिहारी कैसे हो? राजलक्ष्मी बोली, दावत में नहीं गए? शर्म छिपाते हुए महेंद्र बोला, नहीं गया। विनोदिनी नहाकर आई तो पहले तो बिहारी कुछ बोल ही न सका। विनोदिनी और महेंद्र को जिस रूप में वह देख गया था, वह हृदय में अंकित ही था। विनोदिनी उसके करीब आकर बोली, क्यों भाई साहब, मुझे भूल गए हैं क्या? बिहारी बोला, सबको पहचाना जा सकता है क्या? विनोदिनी ने कहा, अगर थोड़ा सा विचार हो तो पहचाना जा सकता है। और उसने बुआ को पुकार कर कहा, बुआ खाना तैयार है। महेंद्र और बिहारी खाने बैठ गए। राजलक्ष्मी पास बैठकर देखने लगी। महेंद्र का ध्यान खाने पर न था, वह परोसने के पक्षपात पर गौर कर रहा था। उसे लगा बिहारी को भोजन परोसते हुए विनोदिनी को मानो एक खास आनंद मिल रहा है। बिहारी की पत्तल पर ही दही की मलाई और रोहू मछली का सिर डाला गया, पर चूंकि वह मेजबान था इसलिए शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौसम न होने पर भी तपसी मछली मिल गई थी। उनमें से एक थी अंडे वाली। विनोदिनी उसे बिहारी की पत्तल पर परोसने जा रही थी कि उसने कहा, महेंद्र भैया को दो, उन्हें बड़ी प्रिय है यह। महेंद्र तीखी दबी खीर से बोल उठा, नहीं 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 चाहिए। विनोदिनी ने दूसरी बार उससे अनुरोध नहीं किया और उसे बिहारी की पत्तल पर डाल दिया। खाना खत्म हुआ। दोनों दोस्त बाहर निकले। विनोदिनी आकर बोली, बिहारी बाबू चले मत जाना, चलिए ऊपर के कमरे में बैठिए जरा देर। बिहारी ने पूछा, और तुम नहीं खाओगी? विनोदिनी बोली, आज मेरा एकादशी का व्रत है। तीखे व्यंग्य की एक हल्की हास्य रेखा बिहारी के होठों के किनारों पर खेल गई। हंसी की यह लकीर विनोदिनी की निगाह से छिपी न रही, लेकिन जिस तरह वह हाथ के जख्म को सह गई थी, इसे भी पी गई। निहोरा करती हुई बोली, मेरे सिर की कसम, चलो बैठो। महेंद्र अचानक अजीब ढंग से गर्म हो उठा। बोला, अक्ल से तो कोई वास्ता ही नहीं, काम धाम पड़ा रहे, ख्वाहिश हो या ना हो बैठना ही पड़ेगा। इतनी ज्यादा खातिरदारी का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। विनोदिनी ठठाकर हंस पड़ी, बोली, भाई साहब, खातिरदारी शब्द का कोश में दूसरा कोई मतलब नहीं। फिर महेंद्र से कहा, कहने को चाहे जो कहो भाई साहब, खातिरदारी का मतलब छुटपन से जितना तुम समझते हो शायद ही कोई समझता हो। बिहारी बोला, महेंद्र भैया एक बात है, सुन जाओ जरा। बिहारी ने विनोदिनी से विदा न मांगी और महेंद्र के साथ बाहर चला गया। बरामदे पर खड़ी विनोदिनी चुपचाप सूने आंगन को ताकती रही। बाहर जाकर बिहारी ने कहा, भैया एक बात का मैं खुलासा करना चाहता हूँ, हमारी दोस्ती क्या यहीं खत्म हो गई? उस समय महेंद्र के कलेजे में आग लग रही थी। विनोदिनी का व्यंग्य बिजली की लपट सा उसके दिमाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लपकता हुआ बार बार उसे बेध रहा था। वह बोला, इस बात के फैसले से शायद ही तुम्हें कुछ लाभ हो, पर मेरे लिए यह काम्य नहीं। अपनी दुनिया में मैं किसी बाहरी आदमी का प्रवेश नहीं चाहता। अंतपुर को मैं अंतपुर रखना चाहता हूँ। बिहारी ने कुछ नहीं कहा, चला गया। ईर्ष्या के दाह से जर्जर महेंद्र ने एक बार प्रतिज्ञा की, विनोदिनी से मैं नहीं मिलूंगा, और फिर उससे मिलने की उम्मीद में वह घर ऊपर नीचे छटपटाता हुआ चक्कर काटता रहा। आशा ने एक दिन अन्नपूर्णा से पूछा,
अच्छा मौसी, मौसा जी तुम्हें याद आते हैं। अन्नपूर्णा बोली। महज 11 साल की उम्र में मैं विधवा हुई। पति की सूरत मुझे छाया सी धुंधली याद है। आशा ने पूछा, फिर तुम किसकी बात सोचती हो? अन्नपूर्णा हंसकर बोली, अब मैं उन भगवान की याद करती हूं जिनमें मेरे पति है। आशा ने पूछा, इससे तृप्ति होती है? स्नेह से आशा के माथे पर हाथ फेरते हुए अन्नपूर्णा ने कहा, मेरे मन की तू क्या समझेगी बिटिया। आशा अपने मन में सोचने लगी, और मैं जिनकी बात आठों पहर सोचा करती हूँ वे क्या मेरे मन की नहीं जानते। मैं ठीक से चिट्ठी नहीं लिख सकती, इसीलिए उन्होंने मुझे पत्र लिखना बंद क्यों कर दिया। इधर कुछ दिनों से उसे महेंद्र की चिट्ठी नहीं मिली। एक सांस लेकर आशा ने मन में सोचा, इस वक्त मेरी आंख की किरकिरी पास रही होती तो मेरे मन की बात चिट्ठी में ठीक ठीक लिख देती। अच्छी तरह से न लिखी गई चिट्ठी का कोई मोल पति के लिए न होगा। यह सोचकर आशा ने चिट्ठी नहीं लिखी। जितना ही जतन से लिखना चाहती उतना ही चिट्ठी बिगड़ जाती। मन की बातों को जितना ही सुलझा सहेज कर लिखना चाहती उसकी पंक्तियां पूरी न पड़ती। अगर सिर्फ एक शब्द मेरे देवता लिखने से ही अंतर्यामी की नाई महेंद्र सब कुछ समझ जाता तो आशा का पत्र लिखना सार्थक हो सकता था। ईश्वर ने प्रेम दिया है, थोड़ी सी भाषा क्यों न दी। संध्या की आरती के बाद अन्नपूर्णा मंदिर से लौटी तो आशा धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लगी। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद आशा बोली, अच्छा मौसी, तुम तो कहती हो कि देवता के समान पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है, लेकिन जो स्त्री मूर्ख हो, जिसे बुद्धि न हो, जिसे यह न मालूम हो कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, वह क्या करे। अन्नपूर्णा देर तक आशा की ओर देखती रही, एक लंबी सांस छोड़कर बोली, मूर्ख तो मैं भी हूं बिटिया, मगर फिर भी तो भगवान की सेवा करती हूं। आशा ने कहा, भगवान तो तुम्हारे मन को समझते हैं, तभी वे खुश होते हैं। लेकिन यूं समझो, स्वामी अगर मूर्ख स्त्री की सेवा से संतुष्ट न हो। अन्नपूर्णा ने कहा, सबको खुश करने की शक्ति सब में नहीं होती बेटी, लेकिन स्त्री अगर तहे दिल से श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पति की सेवा और गृहस्थी के काम करती है तो पति चाहे नाचीज समझकर उसे ठुकरा दें, स्वयं जगदीश्वर जतन से उसे चुन लेते हैं। जवाब में आशा चुप रही। मौसी द्वारा दी गई सांत्वना को उसने अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बात उसके दिमाग में हरगिज न बैठ सकी कि पति जिसे नाचीज समझकर ठुकरा देंगे उसे जगदीश्वर सार्थक कर सकेंगे। वह सिर झुकाए मौसी के पांव सहलाती रही। अन्नपूर्णा ने इस पर आशा को अपने और करीब खींच लिया, उसके माथे को चूमा, रुंधे कंठ को बलपूर्वक खोलकर बोली, चुन्नी, तकलीफ झेलकर जीवन में जो सबक सीखा जा सकता है केवल सुनकर वह संभव नहीं। तेरी इस मौसी ने भी तेरी उम्र में संसार से लेन देन का बहुत बड़ा नाता जोड़ लिया था। उस समय मेरे भी जी में तेरी ही तरह होता था कि जिसकी मैं सेवा करूंगी वह आखिर संतुष्ट क्यों न होगा, जिसकी पूजा करूंगी उसका प्रसाद भला क्यों न मिलेगा, जिसके भले की करूंगी वह मेरी चेष्टा को भली क्यों न समझेगा। लेकिन हर कदम पर देखा वैसा होता नहीं है, और अंत में एक दिन ऐसा लगा कि दुनिया में मेरा सारा किया धरा बेकार गया। बस उसी दिन दुनिया को छोड़कर चली आई, और आज यह पा रही हूं कि मेरा कुछ भी बेकार नहीं हुआ। असल में बिटिया, जिससे लेन देन का सही संबंध है, जो संसार की इस पैठ के असली महाजन है, वही मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। आज मेरे अंतर में बैठकर उन्होंने यह बात कबूल की है। काश तब यह जानती होती